हम बात कर रहे हैं आज केले की खेती की। 5.5 महिन्यात धड पडली। केले का अभी तो आप लोगों को बोलने दूंगा नहीं, मैं हर बार टोकूंगा, मैं ही बोलूंगा अभी। ठीक है, अभी ये 2-3 घंटे मेरे नाम पे कर दो। 2006 से खेती करना सीखना सिखाना चालू किया किसान पाठशाला। आप जैसे बैठे हो ऐसे ही मैं भी बैठता था, काफ़ी लोगों को सुना, बहुत सारे लोगों को सुना, हिंदुस्तान के बाहर के सीखने में। 2002 से खेती चालू करी मैंने। खेती में अंगूठा छाप था, ITI किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, और 2021 में मुझे कुछ यूनिवर्सिटियों ने मिलकर पकड़कर डॉक्टरेट दिया कि खेती के आप डॉक्टर हो। तो आप लोग ये समझ लो कि सीखते सीखते PhD हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि स्कूल में जाकर पढ़ाई करना है, ठीक है। अभी सीखते सीखते मैं मंच ले रहा हूँ, आपको कुछ सिखाने भी आया हूँ। तो किसान पाठशाला का जो स्लोगन है, सीखना और सिखाना। तो जब पाठशाला ख़त्म हो और आप लोगों के पास भी कुछ अगर ऐसी बात हो कि जो आपके खेत में कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ यूनिक है, तो कृपा करके मुझे बताना, तो मैं भी उसको सीखने की चेष्टा करूँगा। लर्निंग एटीट्यूड रखना ही चाहिए। हम कितने ही विद्वान हो जाएं, पर अगर हमने सीखने की चेष्टा रखी है तो हम और बेहतर काम कर सकते हैं। खेती जब मैंने चालू करी थी 2002 में, तो मैंने खेती जो चालू करी थी वो इस तरीके की थी कि कपास का खेती में करता था। वो ऐसा किया मैंने कि पड़ोस वाले ने कपास में क्या डाला, गांव में सबसे अच्छा कपास कौन पका रहा है उसको देखना, जिस कंपनी का बीज लिया उसको पूछना, भैया क्या कितना मात्रा में खाद डालना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो जो भी मेरे पास डेटा आया उसको सवाया करके मैं खेत में डालता था। मुझे पता नहीं आप लोग कैसी खेती करते हो, मैं पहले ऐसे ही करता था कि 2 DAP डालना है 1 एकड़ में, साल भर में कपास में 1 पोटास 1 यूरिया डालना है, तो मैं उसको 2.5 DAP, 1.25 यूरिया, 1.25 पोटास करके डालता था। ज़्यादा डालूंगा तो ज़्यादा पकेगा, ऐसी मंशा मेरी थी। आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? क्या बोले समझ नहीं आ रहा है, हाँ कहे ना ऐसा ही कर रहे हैं। लगभग सारे किसान इस दिशा में खेती करते हैं। तो यह दिशा अंदाज पंचे दामोदर है। मेरे को समझ में आया 2006 में। 2002 में मैं ऐसे ही करता था, तो मेरा खेती करने का ग्राफ ऐसे गया, बहुत पकने लगा। 1 एकड़ में 35 कुंटल कपास पकाता था मैं। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट का मैं एकमात्र किसान हूँ मध्य प्रदेश में जो 1 एकड़ में 35 कुंटल कपास पकाया, और कपास में कपास 9 साल तक लगाया, फसल चक्र नहीं किया, पानी कम था, तो मैं इस तरह की खेती करता था। बट ग्राफ ऊपर गया, और जब खेती खराब होने लगी तो डंब से नीचे 9 एकड़ खेत में एक टाइम ऐसा आया कि 4.5 एकड़ का कपास मेरा खराब हो गया। पौधा खड़ा है, फूल है, फ्लावरिंग है, डेंडू बने हुए हैं। आज देखा, कल सवेरे देखें तो पूरा पौधा मुरझाया हुआ है, जैसे किसी ने पौधा निकाल कर वापस लगा दिया। जब कपास का पौधा निकाल के वापस लगाओगे तो उसकी जड़ वड़ सब अच्छी दिखेगी, पर पौधा लकवे में आ गया हो, ऐसे मुरझा गया हो, उसको बोलते हैं सॉइल बॉर्न डिसीज। ये मेरे खेत में आ रहा था। कई सारे विद्वानों को दिखाया, गवर्नमेंट के अधिकारी, जो मेरे गांव में ही कृषि विज्ञान केंद्र है जहां पर जो एग्रोनॉमिस्ट है उनको दिखाया, जिस कंपनी का बीज लिया उनको दिखाया, जो अच्छा कपास का खेती करता है उनको बुलाकर दिखाया, जिनके कुछ स्टेटमेंट मायने रखते हैं उनको बुलाकर दिखाया। ये बात है 2005 की। 950 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम नंबर आज भी मेरी डायरी में लिखा है, जिनकी एडवाइजरी मायने रखती है। अगर वो अपने क्षेत्र में बोल दे कि ऐसा करना है तो सारे आंख बंद करके कर दें। ऐसे 950 व्यक्तियों के नाम नंबर हैं, पर एक व्यक्ति ऐसा नहीं बता पाया मुझे
कि कल से तुम्हारा अगला पौधा नहीं मरेगा। हम पैसे खर्चे करने को तैयार थे, बट हमारा अगला कपास का पौधा न मरे इसकी हमें जानकारी चाहिए थी। वो हमें प्राप्त हुई सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रणाली से। संतुलित भोजन प्रणाली देना पड़ेगी। आप जो भी खेती कर रहे हो, अंदाजन कुछ भी डालोगे तो फसल हमारी आएगी, लेकिन अनइवन आएगी और हर साल हमें खाद की मात्रा बढ़ाते जाना पड़ेगा, उसका रिजल्ट कम होते जाएगा। तो मेरे खेत में जब हमने देखा, गूगल आंटी को पूछा कि ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो हमें एक संस्था मिली, स्मार्ट फर्टिगेशन, इजराइल की संस्था है, आप भी गूगल करोगे तो मिलेगी, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड खेती बतलाती है। आपके खेत की जानकारी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में डाली, काली मिट्टी है, उसका पीएच क्या है, उसमें कार्बन परसेंटेज क्या है, उसमें पिछले साल क्या लगा था, उसमें अभी क्या लगा रहे हो, पानी का पीएच क्या, टीडीएस क्या, कार्बन परसेंट क्या, ईसी क्या, ऐसे 25-50 प्रश्न डाले तो वो एक आपको पोथी निकाल के देगा। अब आप अपने खेत में क्या करोगे? इसको बोलते हैं कैलकुलेट फार्मिंग, सॉफ्टवेयर बेस्ड खेती। तो हमने उसमें हमारे खेत की जानकारी डाली, तो हमें निकल के आया, उन्होंने बताया कि आप कपास लगा रहे हो 5-6 साल से और सल्फर नहीं डाल रहे हो। कपास का काकड़ा क्रश करते हैं तो तेल निकलता है, और तेल वाली जो फसलें हैं उनमें सल्फर चाहिए। तो मैं सल्फर का प्रयोग कम कर रहा था, मैं प्रयोग कर रहा था डीएपी, यूरिया, पोटास, बाकी जादू की डब्बियां जो मार्केट में मिल रही थी वो काली, पीली, लाल, सल्फर नहीं डल रहा था। तो सल्फर काम करता है फंगस रोकने का, सल्फर खुद अपने आप में एक खाद है, और सल्फर तेल जैसी जो फसलें हैं उनमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आने नहीं देता। दूसरा, सॉइल बोर्न डिसीज आ गई थी, कार्बन प्रतिशत कम था मेरी जमीन में, और बैक्टीरिया की कमी थी। नमस्ते बाबू। ये जो प्रक्रिया है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे खेत में कार्बन प्रतिशत क्या है और हमारे खेत में बैक्टीरिया की मात्रा कितनी है। क्योंकि हम जो भी खाद डालते हैं वो खाद खेत में जाएगा, मिट्टी में मिलेगा, फिर मिट्टी के बैक्टीरिया उस खाद को कन्वर्ट करेंगे, फिर पौधे को खिलाएंगे। हम खाद डालने की प्रक्रिया में ये चीज भूल जाते हैं कि खाद डाल दिया हमारे हाथ में, बट मिट्टी की तासीर क्या है, उसको घोल करके क्या पौधे को खिलाएगी, हमारी मिट्टी की तासीर ऐसी है क्या, तो वो खाद पौधे में ज्यादा मात्रा में लगेगा और हमारे जेब से पैसा कम जाएगा। तो मैं जो खेती कर रहा था उसमें पीएच बढ़ रहा था, कार्बन कम हो रहा था, ईसी घट रहा था, बैक्टीरियल कॉलोनी कम हो रही थी। तो मुझे गोबर खाद डालने का रिकमेंडेशन दिया, मुझे सल्फर डालने का रिकमेंडेशन दिया, और बोर्डो मिश्रण करने का बोला कि जो कपास की सोटी है, कराठी क्या बोलते हो आप, पराठी, उसके जड़ में नीला थोथा और चूने का कॉम्बिनेशन का बोलते हैं बोर्डो मिश्रण, कॉपर सल्फेट और चूना, वो डायरेक्ट डालो। अगला पौधा डंप हुआ नहीं, मैंने सल्फर डालना चालू किया और सॉइल टेस्ट कराने के बाद पीएच कम किया और कार्बन परसेंट बढ़ाना चालू किया। हम कोई भी खेती करें, हम अभी केले की खेती में जाना चाहते हैं, तो पहला प्रश्न आएगा कि आपकी मिट्टी की तासीर क्या है। अगर आप किसान पाठशाला से जुड़ रहे हो, बी किसान के साथ में इनका एक वर्टिकल है, बी किसान, जो सॉइल टेस्ट करते हैं पूरे भारत में, आप वहां से जुड़ करके पौधे लेकर के केले की खेती करोगे तो वो संस्था आपके फ्री में मिट्टी की जांच करती है और आपको बतलाती है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो कोई भी फसल हम लगाएं उसमें पहला चरण आएगा मिट्टी की जांच। आप भागवत जी से मिलेंगे तो वो आपको पूरे प्रारूप बतलाएंगे कि मिट्टी की जांच कैसे करना है, किस तरीके से सैंपल निकालना है, और हमारे खेत की फ्री में जांच कैसे होगी वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, पहला चरण मिट्टी की जांच करना है। दूसरा चरण, हमने मिट्टी की जांच करा ली, अब उसमें आया क्या तो करें क्या। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे द्वंद्व है मार्केट में। मेरी आवाज पीछे जा रही बालकनी वालों तक? हाँ
टॉकीज में जाते हैं ना तो ऐसे पीछे के स्पीकर अलग से चलते हैं उसके। अभी मेरा स्पीकर यहीं से चल रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ पीछे तक आवाज़ जा रही क्या। मिट्टी की जांच में हमें ध्यान क्या रखना है? पहला मुद्दा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ कई सारे कृषि काउंटर है, कृषि सेवा केंद्र है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ ग्राम सेवक बाबूजी भी होंगे खेती कराने वाले, और हमें भी जानकारी है कि सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में जो आता है वो डालना नहीं, जो कमी बताता है वो डालना है। जैसे पोटास हमारी खेती में आया ज़्यादा है तो अगली बार खेती करोगे तो पोटास कम डालना है, ऐसा ही है ना। हमारे खेत में अगर फास्फोरस ज़्यादा आया मिट्टी की जांच में तो अब हमें डीएपी कम डालना है, डीएपी में फास्फोरस आता है, बराबर है। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जांच को पढ़ते हैं। काफ़ी सारे कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि सॉइल टेस्ट करो, उसमें जो आए वो कम डालो, जो नहीं आए उसे डालो। छोटा सा सूत्र है, लेकिन सत्य बात यह है कि यह सूत्र अधूरा है, पूर्ण सत्य नहीं है। मैं पहुंच पा रहा हूं, है ना? अधूरा कैसे है? महाभारत देखी है आप लोगों ने? महाभारत देखी है? उसमें द्रोणाचार्य जी को कोई हरा नहीं पा रहा था, जिन्होंने सबको धनुर्विद्या सिखाई। तो कृष्ण जी को समझ में आया कि अब द्रोणाचार्य जी के हराए कैसे जाए। उनके बेटे का नाम अश्वत्थामा, जिनको अमरता का वरदान मिला है, जो हम कहते हैं कि शायद कलयुग में भी अभी है अश्वत्थामा। ये मान्यता है, मैंने तो नहीं देखा पर शायद है। तो कृष्ण जी ने एक रचना रची। उस समय जिसकी जबान की कीमत थी वो थे धर्मराज युधिष्ठिर, जिन्होंने बोल दिया, मतलब वो बात या तो सत्य है या बोलने के बाद सत्य हो जाएगी। उस काल में धर्मराज युधिष्ठिर की जबान मतलब सत्य। और आज के ज़माने में जो कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी है, या जो बड़ी कंपनी लेके बैठे हैं, या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के एग्रोनॉमिस्ट हैं, उनकी बात सत्य है जो किसानों तक आती है। कंपेयर करना हम खेती कैसे कर रहे हैं, मैं वो बात बता रहा हूं। उस समय में धर्मराज युधिष्ठिर के सामने गदाधर भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मारा। बात पूरी समझना, खेती करने की दृष्टि बदल जाएगी आपकी। अश्वत्थामा मारा गया, यह धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा और घोषणा करी, अश्वत्थामा मर गया। अधूरा सत्य किसको कहते हैं? नर या कुंजर ये नहीं बोला। और कृष्ण ने ऐसी रचना रची कि बोल नहीं पाए ये। इतनी बात बोल करके चलो निकलो, हो गया काम आपका धर्मराज युधिष्ठिर ने झूठ बोला क्या? पूर्ण सत्य, अश्वत्थामा मारा गया। आजकल के जो एग्रोनॉमिस्ट हमें प्रोडक्ट बेचने आते हैं वो कहते हैं यह दवा डालने से ऐसा काम होगा, साइड इफेक्ट क्या होगा ये किसी के पास आता नहीं। अधूरा सत्य है ना। अभी अश्वत्थामा मारा गया यह सुन करके द्रोणाचार्य जी का गांडीव गिर गया, धनुष बाण गिर गए और वो युद्ध में हारे। हम किसान कौन है पता है? द्रोणाचार्य है। हमारे सामने बात आ रही है, ये डब्बी अच्छा काम करेगी, किस पर, कितना, कब, ये नहीं आता है। अधूरा सत्य, सॉइल टेस्ट का अधूरा सत्य। जो सॉइल टेस्ट में आया वो नहीं डालना, जो नहीं आया वो डालना, उत्पादन अच्छा आएगा। अधूरा सत्य है। पूर्ण चीज क्या है वो हमें जानना पड़ेगा। मिट्टी में आप कभी खाद डाले हो या नहीं डाले हो, इस मिट्टी को उठाकर जांच करोगे तो बहुत सी चीजें आएगी ही, निश्चित है। कभी आपने एक बोरी डीएपी किसी खेत की मिट्टी में डाल दिया तो उसका फास्फोरस बढ़ा हुआ आएगा ही, निश्चित है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें फास्फोरस नहीं डालना है। क्यों बढ़ा हुआ आएगा? कि हम जब भी फास्फोरस डालते हैं जो मार्केट में मिलता है, या तो सिंगल सुपर फास्फेट में आता है फास्फोरस, या डीएपी के अंदर 46% फास्फोरस, 18-46, या 12-32-16 में जो 32% है वो फास्फोरस, या 10-26-26 में जो बीच का 26% है वो फास्फोरस। आपको जो ग्रेड मिलता है ना, जैसे 10,
26, 26। तो ये जो बीच का है ये फास्फोरस है, जो बोरी के अंदर लिखा होता है NPK, ये जो बीच का हिस्सा है ये फास्फोरस है। तो फास्फोरस हम जब भी डालते हैं, जो मार्केट में 50 किलो के बैग में मिलता है, वह खेत के अंदर जाता है, उसको बायोमास कार्बन और बैक्टीरियल कॉलोनी कन्वर्ट करती है और पौधे को खिलाती है। आपने सिंगल सुपर फास्फेट यूज किया है, SSP पाउडर वाला पहले आता था, अभी दानेदार आता है, ठीक है। उसके अंदर आप अगर पढ़ोगे तो फास्फोरस का ग्रेड जो आता है ना, P2O5 ऐसा लिखा हुआ रहता है। P2O5 फास्फोरस जिस फॉर्मेट में हमें मिल रहा है। पौधा क्या खाता है पता है? P+। अभी जो आपको मिल रहा है P2O5, पौधा P2O5 नहीं खाता है, पौधा खाता है P+। तो आपने जितना फास्फोरस डाला, अगर आपके खेत में बायोमास कार्बन है, अगर आपके खेत में बैक्टीरियल कॉलोनी है, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया है PSB, तो इस फास्फोरस को P2O5 को कन्वर्ट करके P+ करेंगे, तब पौधा खाना खाएगा। वरना हम कितना ही डालेंगे वो पड़ा हुआ रहेगा, और जब हम सॉइल टेस्ट कराएंगे उसमें दिखेगा। तो जितना फास्फोरस आया वो क्यों आया? क्योंकि पिछली फसल ने खाया कम। अगर मेरी पिछली फसल मेरे खेत से फास्फोरस अच्छा उठाती तो वो उत्पादन ज्यादा देती और मेरी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में कम आता। छोटा सा फर्क है समझकर हमारी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट को देखने का। फास्फोरस ज्यादा क्यों आ रहा है, पोटाश ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा पौधा उठा नहीं पा रहा है। फसल तो हम हर साल लगा रहे हैं, कोई फसल 6-6 महीने में भी बदलते हैं। तो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में देखे क्या? NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है कितना आ रहा है। देखना क्या है, मेरी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में pH क्या आया, पोटेंशियल हाइड्रोजन की मात्रा क्या है, उसका एक रेशो है। 1 से लेकर 10 तक का अगर चार्ट आप देखोगे, pH रेशो आपको समझना है कि मैंने जो सॉइल टेस्ट कराया उसमें 1 से 10 के बीच में 6.5 का जो आंकड़ा है, यह ऐसा है, इसमें हर तरह की फसल अच्छा भोजन उठाती है। हमने जो डाला, पौधा अच्छा भोजन उठाएगा। तो हमारे खेत का pH क्या है? P छोटा आता है, H बड़ा आता है। इसको लिखने की भाषा में ऐसे दर्शाते हैं pH। 7 है, 8 है, 9 है, क्या है pH? इसको ध्यान देना है। और इसको दर्शाने की मात्रा क्या होती है कि 6 सबसे बेस्ट है और 7 आया, मतलब ये 10 टाइम बढ़ गया। अगर 7 से pH 8 आया, उदाहरण बता रहा हूं मैं, ये दर्शाने की भाषा क्या है, फिर ये 10 टाइम बढ़ गया, +10 टाइम। तो अगर 6 को आप, उदाहरण दे रहा हूं, अगर 6 को आप 1 मानते हो तो 7 हो गया 10 और 8 हो गया 100। समझ रहे हो? 6 pH रहना चाहिए। आपका pH अगर 8 है तो 100 गुना बढ़ा हुआ है। बट इतना अगर एग्रोनॉमिस्ट राइटिंग में दिखाएंगे तो इतने किसानों को संभालना मुश्किल होगा, इसलिए पीछे के 0 हटा दिए, ताकि आप 6 से मेरा खेत का pH 7 हो गया, एक ही बढ़ा। अल्टीमेट आपकी फसल को 6 चाहिए था और अभी 8 है, मतलब 100 गुना ज्यादा pH है। बहुत सारी जमीनें ऐसी है, जैसे यूपी में इटावा करके जगह है, वहां का pH 9, 9.5 है, मतलब वो 1000 गुना बढ़ा हुआ है। अब वहां फसल आने की संभावना नहीं, खार वाली जमीन है, पत्ते के चारों तरफ कोने सूखे हुए मिलेंगे, पौधा पानी पीता है, खाद उठाता नहीं। ऐसी जमीन में आप जाकर सॉइल टेस्ट कराओगे और pH को नहीं देखोगे तो आप बोलोगे मेरी जमीन बहुत अच्छी है, इसमें फास्फोरस, पोटाश सब है, क्योंकि पौधा उठाता ही नहीं, जो डाला वहीं पड़ा है। सॉइल टेस्ट कराने के बाद हमें देखना है pH क्या है। दूसरा, हमें देखना है बायोमास कार्बन प्रतिशत क्या है।
तीसरा, हमें देखना है ईसी कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, ईसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? सॉइल टेस्ट कराना है और उसमें क्या देखना है, बायोमास कार्बन 0.5 से लेकर 5 इसके बीच में रहता है। आप में से किसी ने सॉइल टेस्ट कराया है अभी पिछले 1 आध साल में? क्या आया कार्बन प्रतिशत आपके इसमें? 1%। तो ये 1% को सॉइल टेस्ट में आपने देखा होगा तो अच्छा लिखा हुआ होगा, अच्छा है। किसी और ने कराया है सॉइल टेस्ट? आपने कराया है। उसमें बायोमास कार्बन क्या प्रतिशत है? 0.3, 0.3। ये ऐसा बताया होगा कि कम है। अभी जो होना चाहिए एक्चुअल 5, आप सब भी जांच कराओगे तो शायद 0.3, 0.5, 0.8 या 1% तक आता है जनरल किसानों का। मैंने मैक्सिमम किसानों का ऑब्जर्व किया। तो हमें इस बायोमास कार्बन को बढ़ाना है। तो खेती करने की जो दिशा है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम खेत में फसल लगाने के बाद कम से कम कल्टीवेटर चलाएं। ये कम क्यों होता है? जैसे हमने कल्टीवेटर चलाया, नागरटी करी, तो धूप सीधी पड़ेगी और नीचे से जो छिलके निकले हुए रहेंगे उसमें से गर्म धूप में वो बायोमास कार्बन घुलकर ह्रास होता है और वायुमंडल में मिलता है। सबसे पहला कारण बायोमास कार्बन घटने का कारण है ज्यादा नागरटी करना। नागरटी बोलते ना, महाराष्ट्र में क्या बोलते? नागरटी। ये कम करें, हम कोई सी भी खेती करें, कम कल्टीवेशन, कम नागरटी करने की दिशा में हम खेती करें, पहला काम। दूसरा काम, जहां मेरा पौधा है खड़ा हुआ, उसकी जड़ें जहां फैल रही है उन जड़ों की दिशा में आच्छादन रहे। कचरा मल्चिंग, प्लास्टिक मल्चिंग भी कुछ व्यक्ति करते हैं, एक वह भी दिशा है, लेकिन वह खर्चीली है और आपका प्लास्टिक खेत में रह जाएगा, अगली फसल के लिए नुकसान है। तो कचरा मल्चिंग करके रखें जहां हम पानी दे रहे हैं। आप सभी के पास ड्रिप है या फ्लड है? सबके पास ठिबक है। तो ड्रिप जहां भी है, जहां पानी गिर रहा है बूंद बूंद बूंद, उसके नीचे कचरा मल्चिंग और ड्रिप ऊपर। अगर कचरे के नीचे ड्रिप है तो चूहे खाएंगे और आपको बार बार जॉइंटर लगाना पड़ेगा। तो कचरा डाल करके ड्रिप ऊपर। इसके कुछ और फायदे हैं, मैं कंटिन्यू गिनाते जाऊंगा। आप पहली बार पाठशाला में बैठे हैं तो मैं आपको फाउंडेशन से बता रहा हूं कि क्या करना है। केले का विषय लूंगा मैं, आधे पौन घंटे में खत्म कर दूंगा, बट वो संपूर्ण बात नहीं है। अगर आप अपनी खेती को डिजाइन सही करोगे तो केला भी अच्छा पकाएंगे और दूसरी फसल जो लगा रहे हो वो भी अच्छा पकाएंगे। इसलिए मैं मेन बात को बता रहा हूं कि रूट पर हम कैसे ध्यान दें। कचरा मल्चिंग कहीं से ला करके डाल सकते हैं, या जो हम खेत में निदाई गुड़ाई कर रहे हैं उसको निकालकर मेड़ के बाहर फेंकने की बजाय, कितने लोग करते हैं ऐसा, कचरा निकाल के खेत के बाहर फेंकना? सभी करते हैं ना। इसकी बजाय नए काम धंधे पे लगा के जाऊंगा मैं। इसकी बजाय जो ड्रिप है उस ड्रिप के नीचे वहीं पौधे के पास जड़ों पर डालेंगे तो अगली बार उसके नीचे का कचरा आएगा नहीं, वहां धूप सीधी लगेगी नहीं, बायोमास कार्बन उड़ेगा नहीं, और आप जब छांव करते हैं तो नीचे जड़ें ज्यादा फैलती है, सफेद जड़ें ज्यादा चलती है, और कीट पतंग, बैक्टीरिया, तुड़तुड़ा, मावा, मक्खी, मच्छर सब उस कचरे के नीचे रहते हैं। जब कचरा डालते हैं, कचरे के नीचे एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। अनेक फायदे हैं कचरा खेत के बाहर फेंकने की बजाय खेत में रखना। अभी हमें यह समझाया गया है कि बारिश हुई या पानी दिया तो 8 दिन के बाद छोटा सा खरपतवार आता है जो हमारी मेन फसल से ज़्यादा खाना खाता है, तो 10 से 12 दिन बाद उसको निकाल करके खेत के बाहर डालना है, नाली में। ऐसा ही करते हैं ना हम, जब से खेती कर रहे हैं जब से ऐसा ही कर रहे हैं। कचरा आना कम हुआ और ज़्यादा आता है। आपने कचरे का बीज लगाया नहीं, जंगली पौधा है, उसका सीड आपने डाला नहीं, फिर भी आता है।
चारा मार डालते हैं, नागरटी करते हैं, मजदूरों से दराती से निकलवाते हैं, फिर पानी दिया, फिर 15 दिन बाद तैयार है कचरा। प्रकृति को हम जड़ से नेस्तो नाबूद कभी कर नहीं पाएंगे, ये आप ध्यान में रखो। उसके साथ में चलना सीखो। इसमें हमें लेबर लग रही है, दवाई डलना चालू हुई जिससे कैंसर फैल रहा है, हमारी धरती माता खराब हो रही है, उसका हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम चारामार दवाई डालना कम करें। क्या उसका तरीका बहुत ही बेहतर है। जैसे ही आप जहाँ से खरपतवार निकाला और ड्रिप जहाँ है वो खरपतवार निकाल करके फैला हुआ पड़ने दो 2 दिन। खरपतवार निकाला, 2 लाइनों के बीच में खरपतवार डाल दो। मैं आपको कचरा नियंत्रण भी बता रहा हूं और जमीन में कार्बन परसेंटेज कैसे बढ़ेगा वह चीज़ भी बता रहा हूं। आपकी फसल कोई सी भी है, केला है या कुछ भी है, तो बारिश के मौसम में तो यहाँ हम रेजर निकाल देते हैं, बैलों से बक्खर निकाल देते हैं, नागरटी करते हैं, तो ये तो कचरा हम खत्म कर देते हैं। और बारिश नहीं है तो यहाँ कचरा आता नहीं, आता है केवल जहाँ पौधे हमारे लगे हैं लाइन पे, और इसको हम नागरटी नहीं कर सकते वरना फसल निकल जाएगी, वरना आप इसको भी कर देते। कोई तरीका मिल जाए कि फसल रहे और कचरा निकले तो हम नागरटी वहाँ भी चला दे, क्योंकि मजदूर ज़्यादा लगेंगे और पैसे घर से ज़्यादा जाएंगे, इसके लिए हम विकल्प ढूंढते रहते हैं। तो जब इस जगह पर हमारी ये साइड में पौधे लगे हैं और ड्रिप डली हुई है, तो जब यहाँ का खरपतवार निकाले मजदूर से तो यहाँ पर फैला कर डाल दें। 2 दिन के बाद ये फैला कर डला हुआ कचरा सूख जाएगा। सूखने के बाद एक मजदूर लगाएं, ये कचरा उठाकर जहां पौधा है वहां पर डाल दें और उसके ऊपर ड्रिप कर दें। सूखा हुआ कचरा आज का आज अगर आपने डाला तो वापस वो जड़ पकड़ लेगा और पानी में फिर चालू हो जाएगा। हमने यहां रखा, जब हम फ्री हुए ये कचरा सूखा हुआ वापस इसके ऊपर डाला। इससे होगा क्या, कचरा जहां आया नीचे के जो बीज रखे हुए हैं नए खरपतवार के वो वहीं रुकेंगे, सड़कर मर जाएंगे, वो नया कचरा निकल के आने नहीं देगा। छांव आ गई तो। दूसरा, छांव जैसे ही आती है वहां पर कीट पतंग फंगस बैक्टीरिया के जीवाणु जीवंतता फैलने लगती है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। हमारी फसल आपने अगर नोटिस किया हो, इकोसिस्टम क्यों चाहिए ये मैं साथ में बात बता रहा हूं। जब जमीन कड़क रहती है और हम कल्टीवेटर चलाकर जमीन को ढीली करते हैं और कोई भी केला या बीज लगाते हैं तो ढीली जमीन में जड़ें फैलती है, बराबर है ना। कड़क जमीन में जड़ें फैलती है नहीं, रुकेगी, वो अंदर जाने में उसको जगह नहीं मिलेगी। तो जब आप नागरटी करते हो तो ढीली जमीन होती है तो जड़ें अच्छी फैलती है, पौधा अच्छा चलता है। पौधे के पास नागरटी कैसे करें, उसके लिए जब आप कचरा मल्चिंग करते हो और वहां कीट पतंग तुड़तुड़ा महुआ मक्खी मच्छर रहते हैं तो वो जमीन में अंदर बाहर चलते हैं, होल और पोल बनाते हैं। तो कचरा जहां रहेगा वहां जमीन ऑटोमेटिक ढीली रहती है। आप नोटिस करना, जिस जगह आपने कचरा डाला है उसको उठाकर देखोगे तो वहां जमीन ढीली मिलेगी। चींटी, दीमक, कीट पतंग कुछ ना कुछ चलता फिरता मिलेगा। तो जो जमीन में जीवंतता है वहां की ईसी अच्छी रहेगी, जो सॉइल टेस्ट में आएगा ना, ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। हेलो, समझ में आ रहा है? ईसी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरे अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है तो मैं बात कर पा रहा हूं। जैसे ही यह निकला मेरी बॉडी ऐसी ही रहेगी लेकिन मैं चले जाऊंगा। ऐसे ही हर प्राणी के अंदर एक चार्ज है जिसे हम आत्मा कह लें या जो भी अपनी भाषा में बोल लें, वह इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमारे पेड़ पौधों की जड़ों के पास चाहिए, जो जड़ों के पास गर्माहट रखेगी। मतलब आपको जमीन में बैक्टीरियल कॉलोनी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो जो हम डीएपी यूरिया पोटाश डालेंगे, अगर कचरा मल्चिंग है तो वहाँ बैक्टीरियल कॉलोनी बहुत रहेगी, उसको कन्वर्ट करेगी और पौधों की जड़ों को P+ बनाकर खिलाएगी। इसलिए कभी भी खरपतवार निकालें तो मेड़ पे फेंकने की बजाय खेत में ही सूखने दें। 2 से 3 दिन के बाद वापस ड्रिप के नीचे डाल दें और ड्रिप ऊपर कर दें, फसल कोई सी भी हो। पहला काम।
तो आपका धूप नहीं लगेगा तो कार्बन उड़ना बंद होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बायोमास परसेंटेज बढ़ेगा। तो जब हम डीएपी यूरिया पोटाश डालेंगे उसमें जल्दी पौधा खा करके आउटपुट देगा। समझ में आया यहां तक? फास्फोरस ज्यादा से ज्यादा कैसे लगे उसका एक सूत्र है, एक उदाहरण बता रहा हूं। आप अभी कपास की खेती कर रहे हैं, कपास की खेती में 1 एकड़ में कितना फास्फोरस डालते हैं? डीएपी या एसएसपी क्या डालते हो? डीएपी 1 एकड़ में 2 थैली, मतलब 100 किलो डीएपी 1 एकड़ कपास। ठीक है, कपास क्या लाइन से लाइन पौधे से पौधा लगाते हैं? 4x2, 4x2 बराबर 6 स्क्वायर फीट। कैलकुलेटर है किसी के पास? मोबाइल निकालो। 1 एकड़ में जगह आती है 43,560 स्क्वायर फीट और 4x2 पर कपास लगाओगे तो एक पौधा 6 स्क्वायर फीट जगह लेता है। तो 43,560 डिवाइड बाय 6, हाँ 4 दूना 8, सॉरी। ऐसे जिंदा रहो, मुझे सिखाते रहो, थोड़ा गलत लिखूं तो। पापा अभी काका ध्यान रख रहे हैं, आप लोग कोई बोल ही नहीं रहा हो, 6 गलत लिख दिया। हाँ बताओ मुझे थोड़ा। 8 स्क्वायर फीट, 43,560 डिवाइड बाय 8, 5,445 पौधे 1 एकड़ में आए हैं। अब आपने 1 एकड़ में डाला है 100 किलो डीएपी, तो आपको छोटा सा कैलकुलेशन ये पता होना चाहिए कि मेरे जेब से 2500 रुपए का पैसा गया। 2 गोनी डीएपी कितने की? बराबर ना, 2500 2600, और सोसाइटी से लाना, खेत में ले जाना, मजदूर से डलवाना, एक 50 से 100 रुपए फिर लगेगा। लगभग 2600 रुपए का हमने खाद डाला। हाँ कितना होता है? 3000। मैं कम बता रहा हूं, 3500 रुपए का डीएपी मैंने डाला 1 एकड़ में। 5,445 पौधों को खाना खिलाया मैंने। मैं ये बात कर रहा हूं कि ये आपका 3500 रुपए कितना काम में आ रहा है, मैं उस दिशा में जा रहा हूं। और सॉइल हेल्थ क्या होती है, और मैंने डीएपी अगली बार कैसे डालना चाहिए, और मिट्टी की जांच क्या काम करेगी, ये सभी बातों का मैं मिश्रण दे रहा हूं। आप बैठे हो किसान पाठशाला में, सफ़ेद बाल भी हैं, काले बाल भी हैं, नए बच्चे भी हैं, छोटा सा बेबी भी है, बट हम सभी को यह ज्ञात है क्या कि आज मैंने डीएपी डाला तो कब लगा और कितना लगा, कैसे लगेगा? खेत में डालना मेरे हाथ में है, पौधा खाएगा कितना, कब, वो उस खेत की कंडीशन के ऊपर है। अभी डीएपी जो जाता है वो कैसे काम करता है पता है? एक थोड़ा सा सूत्र समझ लो। केले को तो मैं 1 घंटे में समझा दूंगा आपको कैसे पकाना है, बट ये मूलभूत चीजें आपने समझ ली तो आप मेरे से बाद में क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, भैया आपने ये बताया था, मैं ऐसा डाल दूं क्या? तो हमारा इंटरेक्शन अच्छा रहेगा। आज मैंने फास्फोरस खेत में डाला 1 तारीख को, तो फास्फोरस की प्रवृत्ति है 20 से 28 दिन में लगेगा, 20% लगेगा, 90 दिन तक लगता रहेगा। हेलो, जो सिंगल सुपर फास्फेट है, जो डाई अमोनियम फास्फेट है, जो 12-32-16 है, यह जो खाद हम खेत में डालते हैं वह लगता कैसे है? 1 तारीख को डाला तो 20 से 28 तारीख तक लगेगा, 20% लगेगा, 90 दिन तक लगता रहेगा, धीरे धीरे धीरे। ये उसकी प्रवृत्ति, ये हम बदल नहीं पाएंगे क्योंकि हमने जैसा आया वैसे डाल दिया। यहां समझ में आया ये? अब आपके खेत में जा रहा हूं मैं, 5,445 पौधों पर 3500 रुपए का खाद मैंने 100 किलो डीएपी डाला। अभी डीएपी के अंदर परसेंटेज क्या आता है पता है? 18 नाइट्रोजन, 46 फास्फोरस और पोटाश 0। 50 किलो की बोरी में 46%, तो 100 किलो की 2 बोरी में 46 केजी
फास्फोरस 1 एकड़ में इन पौधों के पास गया? सूत्र क्या है? 20% लगेगा। कब? जब मेरे खेत में 1% से ज्यादा कार्बन होगा। आप लोगों ने बीमा करवाया किसी ने? मोटरसाइकिल सबके पास है? हर 9 महीने में, 12 महीने, 11 महीने में बीमा होता ना। तो सबसे नीचे ऐसे स्टार बना हुआ आता है, छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है, आप पढ़ नहीं पाओ, चश्मा लगा के पढ़ना पड़ता है। उसको बोलते हैं कंडीशन अप्लाई। यह चीज होगी तो बीमा पास होगा। ऐसा कुछ शर्तें रहती ना, नियम और शर्तें लागू। तो डीएपी 100 किलो कब लगेगा, उसकी कुछ शर्तें हैं। ये मैंने नहीं बनाई, ऑटोमेटिक है। 1% कार्बन परसेंट होगा तो 20% डीएपी लगेगा। कंडीशन अप्लाई। अभी जैसे काका ने जांच कराई और 0.3% कार्बन आया, मतलब 20% भी उनके खेत में डाला डीएपी नहीं लगेगा। कार्बन प्रतिशत का महत्व क्या है ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, कि हम मिट्टी की जांच कराएं तो हमारा खेत का कार्बन 1 से 5 तक होना चाहिए। 5 हुआ तो बहुत अच्छा, कम से कम 1 हो। तो 1% होगा तो 20% लगेगा। 80% फिक्स होगा। जितना भी फास्फोरस आपने डाला, यह जैसे ही फिक्स होगा आपकी जमीन का पीएच बढ़ेगा। पीएच मैंने अभी समझाया पहले, 6 से 6.5 होना चाहिए तो पौधा भोजन उठाता है। हाँ, अभी द्वंद्व क्या है पता है? एक जटिलता। हमें कोई भी फसल पकानी है तो उसे फास्फोरस खिलाएंगे तो ज्यादा पकेगा। फास्फोरस क्या काम करता है पता है? कपास में फूल लाना, बोल बनाना, उसमें कपास के काकड़े का वजन लाना, कपास की कराठी की मोटाई आना। केले में फास्फोरस डालते हैं तो तने का मोटाई आना। फल आया तो केले में केले के फिंगर की संख्या ज़्यादा होना, डंडा लंबा होना, केलों की गिनती ज़्यादा होना, केले के अंदर गूदा ज़्यादा आना जो वजन ज़्यादा लाए, पल्प ज़्यादा होना। ये फास्फोरस के काम है। मिर्ची लगाई है तो फ्लावरिंग मिर्च, टमाटर है तो टमाटर का फल, तने की मोटाई, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन देने में काम है फास्फोरस का। और द्वंद्व क्या है? सबसे ज़्यादा फास्फोरस जमीन में जाकर पीएच बढ़ाता है। नमस्ते काका। जितना ज्यादा फास्फोरस डालेंगे उतना ज्यादा उत्पादन आएगा, और जितना ज्यादा फास्फोरस डालेंगे उतना ज्यादा जमीन खराब होगी। ये दोनों बातें विपरीत दिशा की है। अभी हमें पता है कि कपास में 2 डीएपी डालेंगे तो मैं 10 कुंटल के ऊपर पका लूंगा, इतना थोड़ा सा पता है। तो हम कोशिश करते हैं 2, सवा 2, 2.5 डीएपी डल जाए, 1.5 ना डले। कहीं भी जुगाड़ तुगाड़ करके पैसे लाएंगे और डीएपी डालेंगे। उसी का दुष्परिणाम है, जितना डीएपी डला ज्यादा उतना अगले साल वो ज्यादा मांगेगा, फिर अगले साल ज्यादा डालना पड़ेगा तो उतना उत्पादन आएगा। आप ध्यान करो, एक ही गांव में किसी साल रमेश काका का कपास अच्छा पका, अगले साल तुकाराम काका का अच्छा कपास पका, तीसरे साल राजाराम काका का अच्छा पका। जब रमेश काका ने एक बार पका लिया तो अगले साल क्यों नहीं पका उसका? समझ पा रहे हो? हमारी खेती के तरीके हैं अंदाज पंचे दामोदर। बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी। हम जिस दिशा में खेती कर रहे हैं, पेन कागज पर आकर खेती करना पड़ेगी तो कम खर्चे में सही हम खर्च कर पाएंगे। जब रमेश काका को एक बार 15 कुंटल कपास 1 एकड़ में ले लिया, अगले साल रमेश काका 7 पे सिमट गए और राजाराम काका का 17 कुंटल आ गया। अब अगले साल उसके पीछे लगेंगे, उसने क्या किया? तीसरे साल वो भी रह गया भाई, अब तुकाराम काका आ गया। क्योंकि अंदाजन टाइमिंग और वो जमीन ने सपोर्ट कर दिया, बारिश ने, और फूल गिरना कम हुआ, इसमें वो पक गया। आपके डीएपी डालने का कोई योगदान नहीं। मैं पूरा समझाऊंगा अभी कैसे। डीएपी का योगदान केवल इतना है कि आपके जैसे 3500 रुपए लेकर के वो सोसाइटी तक पहुंचाए और वो पैसा उस इंडस्ट्री तक जाए। डीएपी का योगदान इतना सा है। कैसे बता रहा हूं मैं। 20% डीएपी लगता है, तो हमने जब 46 किलो डीएपी डाला तो 46 का 20% क्या होगा? कैलकुलेटर चलो। हाँ,
9.2 kg DAP हमारे पौधे खाएंगे। तो 9.2 डिवाइड बाय 54 45, 9.2 भागित 5445 कितना आया? 0.001। हम जब, ध्यान से समझना, हम जब 3500 रुपए का खाद खेत में डालते हैं 100 kg DAP, और वो एक बार में नहीं डालते हैं, 2 बार में डालते हैं ना, 3 बार में मिला करके। तो एक पौधे के पास कितना खाद गया ग्राम में? 0.001, मतलब पॉइंट के बाद भी 2 0। अपने घर माई दादी भाभी के कान का जो वो सोने का टिकड़ी है ना, वो 10 ग्राम का आता है, और उसको हाथ में लेकर के ऐसे फूंक मारो तो वो उड़ जाता है 10 ग्राम। तो ये तो 1 ग्राम भी नहीं है, 1 ग्राम के भी अंदर 3 डिजिट है। तो कितना होगा ये एक कपास के पौधे के पास? शायद सूंघने में उसको आए। मात्रा कम है ना। और हम अपेक्षा करते हैं कि मेरे पास डेंडू नीचे के सड़ गए, मेरे पास डेंडू ऊपर के पतले से हैं, बीच के जो आए हैं उसमें बारिश आ रही है तो वो कली खिल नहीं रही है, और व्यापारी गीले कपास का पैसा दे नहीं रहा है। हम इन चीजों में उलझे पड़े हैं। मैंने DAP भी डाला, दवाई भी अच्छी डाली, बट DAP डाला तो वो पौधे के पास गया कितना? ये है अंदाज पंचे दामोदर। एक्चुअल में क्या चीज है कपास की? एक कपास का पौधा 1500 पूड़ी देता है उसके जीवन काल में, ठीक है। हमें एक पौधे पर 100 पूड़ियां रखने में पसीने आ रहे हैं। जिसके कपास में 100 पूड़ी आती है वो बोलता है मेरा 12 कुंटल का एवरेज आएगा एकड़ पे। हाँ, 80 से 100 पूड़ी आती है, बोल कैरी। हाँ, तो ये किस में आती है? बाउंड्री के पौधों पर। बीच में ऐसे नीचे बैठ कर देखेंगे तो पूरे पत्ते डेंडू सब गिर गए। ऊपर बहुत हरा हरा दिखेगा और उसमें हरे मच्छर और व्हाइट फ्लाई दिखेंगे, तो हम दूसरे दिन फिर दवाई लाके डालेंगे। दवाई मारने में ज्यादा जोर है। तो फास्फोरस कैसे हम दें और ये 20% की बजाय 80% कैसे लगे, इसके लिए जमीन में आच्छादन करना चालू करो, निंदाई गुड़ाई का कचरा बाहर मत करो, और भट्टी खाद बनाकर दो तो आपका फास्फोरस ज़्यादा लगेगा। और हर साल सॉइल टेस्ट कराना चाहिए। फसल कोई सी भी लगाएं, कब? फसल लगाने के पहले मिट्टी की जांच हो, फसल लगी हुई हो जब मिट्टी की जांच हो, और फसल निकले तब मिट्टी की जांच हो। तो हम जिस दिशा में खेती कर रहे हैं, क्या वो खेती की दिशा सही है, हमें पता चलेगा। फसल लगाने के पहले अगर मेरा pH 8 आया है और फसल लगी है तो 8 आया है कि 8 के ऊपर है कि 8 के नीचे है। तो जिस एग्रोनॉमिस्ट को आप अच्छा मानते हो उसको आप पूछ सकोगे कि भैया मेरा pH पहले 8 था, अभी 8.25 आ गया है, मैं क्या करूं? हम क्या पूछते हैं? मैं दवाई कौन सी मारूं, मैं खाद कितना डालूं? हमारा पूछने का प्रश्न ही गलत है। दवाई दुकानदार, मेरे जैसा आदमी, या कोई आपके गांव में जो एग्रीकल्चर जानता है, जिससे हम एडवाइस लेते हैं या जिससे हमने सीड लिया, उसको पूछना क्या है? सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में pH मेरा जो आया है ज्यादा, इसको कम कैसा करूं, ये पूछना है। कार्बन % कम है, इसको बढ़ाना कैसा है, ये पूछना है। अभी यहीं पर अगर हमने कार्बन % 1 से ज्यादा किया तो ये 80% लगना चालू होगा, और इसमें भट्टी खाद बनाकर दिया तो 80% लगेगा, मात्र 10-20% फिक्स होगा। भट्टी खाद में जरा विस्तार से बताओ। विस्तार से बताता हूं। अभी समझ में आ रहा है मैं किस दिशा में ले जा रहा हूं? किसी भी फसल में खाद डालने का तरीका डायरेक्ट नहीं। कैसे? पौधे का खाद 16 न्यूट्रिशन है। मेरी बातें चलते चलते चैप्टर बदल रहे हैं, आप लोग पकड़ के रखना।
ऊपर से जाए तो नीचे लाना सिर पे, है ना। अभी मैं कार्बन बोल रहा था, फिर पीएच